आज का 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़े थे और आज उसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर नंबर आपका 11 है। अब बातचीत नहीं कीजिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद वो लोग दिल्ली की ओर रवाना शुरू हो गए। अब विद्रोह के पीछे की कुछ कहानियाँ हैं कि क्या विद्रोह में अफवाहें थी, आखिर ये विद्रोह हुआ तो विद्रोह के पीछे कुछ ना कुछ तो बातें हुई होगी, तभी ये विद्रोह हुआ। और उस विद्रोह के दौरान क्या भविष्यवाणियाँ हुई थी पहले में कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसी बातों पर हम लोग देखेंगे। इस समय कह रहा है तरह तरह की अफवाहें और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उकसाया जा रहा था। यानी 1857 का विद्रोह था, ऐसा लोग इतिहासकारों का कहना है कि ये एक अफवाह था। कौन सी अफवाह था? वही गाय और सुअर की चर्बी वाला, कि सिपाहियों ने एनफील्ड नामक की जो राइफल थी, राइफल का नाम है, ये जो बंदूक होता है ना उसका नाम होता है AK-47 ऐसे करके नाम होता है। तो एक बंदूक जो उस समय चलता था जिसका नाम है एनफील्ड। एनफील्ड उन कारतूसों का, उनमें जो कारतूस भरे जाते थे, आप फिल्म उल में देखे होंगे, एगो डाला फिर खटखट डाला फिर खटखट फिर डाला, तो ये उसमें कारतूस डाला जाता है, सिंगल शॉट उसको बोलते हैं। जो मौजर होता है, जो सिक्सर होता है, उसमें 6 गोली होता है, वो 6 बार एक बार फायर करेगा, लेकिन बार बार करना पड़ेगा, है ना, तोड़ना पड़ता है उसको, ये चीज़ होता है। जिसे इस्तेमाल करने से पहले उन्हें मुंह से क्या करना पड़ता था, यानी अफवाह सैनिकों में ये फैली कि जिस कारतूस को आप छील करके आप भर रहे हैं उसमें, कराए अंग्रेजों ने सिपाहियों को बहुत समझाया कि देखो भाई ऐसा नहीं है, उसमें कोई गाय और सुअर का चर्बी नहीं है। लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत के छावनियों में जंगल की आग की तरह क्या हो गई, फैल गई। सारे लोगों को लगा कि नहीं भाई, अंग्रेज पर विश्वास करने वाला बात नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, एकदम पक्का इसमें गाय सुअर का चर्बी मिला हुआ है ना। और हम लोग से बताइए हमारा धर्म भी नष्ट करवा रहा है ना। करा राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के एक कैप्टन, यानी जहां राइफल बनता था, अपनी रिपोर्ट में उसने लिखा था कि दमदम स्थित शस्त्रागार, दमदम कहाँ है भैया? कलकत्ता में, नहीं कलकत्ता में, दमदम नहीं नाम सुने हो, हवाई अड्डा दमदम बोलते हैं। करा काम करने वाले नीची जाति एक खलासी ने जनवरी 1857 में एक ब्राह्मण से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर उसने अपने लोटे से पानी पिलाने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि नीच जाति के छूने से उसका लोटा क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। यानी जहां पर शस्त्रागार था, बम बारूद रहता था, दमदम नामक जगह में, वहाँ पर अंग्रेज नाम का एक अंग्रेज जो था, वो कैप्टन था, उसने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि एक बार क्या हुआ कि कोई ब्राह्मण सिपाही था, उसको बोले हो पानी ले आओ अपन लोटवा में, और किसी को पिलाने के लिए बोला, और जिसको पिलाने के लिए बोला वो कौन था, दलित था। तो पहले तो छुआछूत खूब चलता था, हाँ अपन लोटवा में दलित के पिला, सटिया जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा बताया इसने, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार इस खलासी ने जवाब दिया कि जल्दी ही तुम्हारी जाति क्या होने वाली है, भ्रष्ट होने वाली है। तो ये अंग्रेजों ने चाल चला कि देखो ये ऐसा वैसा कोई बात नहीं है, ये दलितों का चाल है। ये जो दलित लोग अफवाह फैला रहे हैं कि तुम लोग बंदूक चलाता है ना, तुम लोग अंग्रेज के यहाँ काम करता है ना, और जो तुम गोलियाँ छीलता है ना बउआ, ओकरा में सुअर और गाय का क्या है, चर्बी है। तो बोला ये इसलिए ये लोग फैला रहा है क्योंकि ये जो छोटी जाति के लोग थे उस जमाने के, उनको ब्राह्मण ने पानी पिलाने से मना कर दिया और कहा कि भैया तुमको पानी अगर हम अपने लोटे से पिलाएंगे तो मेरा लोटा नाश हो जाएगा, ये छुआछूत में आ जाएगा, नहीं अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए गोसाल ये सब तुमको क्या कर रहा है, भड़का रहा है। लेकिन सैनिक मानने को तैयार नहीं थे। गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस मुंह से खींचना पड़ेगा, है ना, ये बात बता दिया। अब आइए, कुछ ये तो अफवाह ये था, इसके अलावा भी कुछ समाज में अफवाह थी, उन अफवाहों के बारे में देखिए, पढ़ेंगे। अंग्रेज सरकार ने हिंदू और मुसलमानों को जाति धर्म नष्ट करने के लिए एक साजिश रची थी। देखिए कुछ लोगों ने कहा देखो ये तो सुअर और गाय का चर्बी तो खिलाइए रहा है, मुंह में डलवाइए रहा है, ये लोग अंग्रेज क्या चाहता है कि हमारा हिंदू और मुस्लिम का धर्म क्या हो जाए, अब बात और पलट दिया, बोला धर्म नष्ट करने के लिए करवा रहा है।
ऐसे नहीं तो और गुस्सा किया लोग। अंग्रेज ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों के चूरा मिलवा दिया, और यहाँ तक बोल दिया कि जो बाजार में आटा मिल रहा है उसमें गाय और सूअर के हड्डी को चूर करके क्या किया है, मिला दिया है, ताकि इन लोग का धर्म क्या हो जाए। एक अफवाह था कि बंदूक की गोली में क्या था, गाय और सूअर की चर्बी थी। दूसरा अफवाह एक वाव निकाल दिया कि ये हड्डी चूर चार के आटा में क्या किया, मिला दिया। इस अफवाह के बाद शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से भी क्या किया, बोले ना हम बाजार के आटा नहीं छुएंगे तो अब अभी थोड़ा जाएंगे, इसमें गाय का हड्डी है, इसका हड्डी है। अब पंडित उंडी देखो जनेवा उनेवा पूरा पहन के रहते, पहले तो और ज़्यादा था, वो लोग एकदम बहुत मानते थे, इसीलिए एकदम पूरा विरोध होना क्या हो गया, शुरू हो गया। यानी एक 1857 की जो क्रांति हुई उसके पीछे जो अफवाह थी, अफवाह दो अफवाह पढ़ लिए, एक कारतूस का और एक आटे का। चारों तरफ यह डर और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते थे। अंग्रेजों ने लोगों को यकीन दिलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज यकीन दिला नहीं पाए, क्योंकि बात धर्म का था और इसलिए विश्वास नहीं कर। एक अफवाह यह भी थी कि प्लासी की जंग के 100 साल के बाद देश आज़ाद हो जाएगा। अबरी किसी ने यह फैलाया कि कोई भविष्यवाणी किसी का फैला दिया, कोई पंडित उंडित का, कि ये बाबा बोले थे कि 100 साल के बाद देश हमारा क्या हो जाएगा, तो लड़ना जरूरी है। अब नहीं लड़ोगे तो कैसे होगा। इस ख्याल से भी कई लोग लड़ने के लिए 23 जून 1857 को अंग्रेजी शासन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो लोग विद्रोह शुरू किए। उत्तर भारत के विभिन्न गाँवों में चपातियाँ बांटने की भी रिपोर्ट आ रही थी। ये भी बताया गया कि उत्तर भारत ऊपर में है, ये क्या है, दक्षिण है, ठीक है। तो उत्तर भारत के बहुत सारे गांवों में चपाती बटा रहा है, रोटी टाइप का। ऐसा बताया जाता है कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपाती बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का क्या करते था, चपाती बांटने का मतलब मकसद उस समय का स्पष्ट नहीं था, आज भी स्पष्ट नहीं है। पर आखिर क्यों चपाती बांटता था, इसका कोई ठोस जानकारी नहीं मिला। हाँ, लेकिन इसमें शक नहीं है कि लोग इसे किसी आने जाने की उथल पुथल को संकेत मान रहे थे। कुछ ना कुछ वो प्लानिंग चल रहा था, एक सूचना दे रहा था, गुप्त सूचना भेज रहा था, जो हम लोग नहीं समझ पाए, वो लोग नहीं समझ पाया, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात था। लेकिन अब लोग अफवाहों पे विश्वास क्यों कर रहे थे। जैसे आदमी बोल दिया कि भैया ये जो बंदूक है, गोली है, इसमें गाय और सूअर की क्या है, चर्बी है, ये जो आटा है इसमें हड्डी मिला हुआ है। लोग विश्वास क्यों कर लिया, क्योंकि हम बोल देंगे किसी को तो सारा आदमी विश्वास कर लेगा, इतना आसान है क्या। लेकिन उस समय सारे लोग विश्वास कर लिए। इसका क्या रीजन था, आइए उसके बारे में जानते हैं। का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय था। ब्रिटिश सरकार ने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू की। भारतीय समाज में कुछ तबकों की सहायता से अंग्रेजी के माध्यम से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। इसमें पश्चिम विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में क्या किया जाता था, पढ़ाया जाता था। जैसे अंग्रेजों का मानना था कि भारत के लोग असभ्य हैं, भारत के लोग जानकार नहीं है, इसको शिक्षित बनाना है, तो अपना स्कूल कॉलेज यार खोल दिया, अपने टीचर मंगाए, उसको पढ़वाता था यहाँ के लोगों को, और विदेशी कल्चर को भी क्या करता था, अपनाने के लिए बोलता था, समझाता था कि हमारा देखो ये कल्चर है, तुम लोग भी ऐसे ही रहो, ऐसे अच्छा आदमी बनोगे। ये अंग्रेज का कहना था। इतने नहीं, अंग्रेजों ने सती प्रथा को क्या किया, खत्म किया। हिंदू विधवा विवाह को बोला कि ऐसा नहीं, विधवा विवाह क्या होगा, ऐसा नहीं कि विधवा विवाह नहीं होगा। शासकीय दुर्बलता, दत्तकथा है ना, अगर कोई शासक दुर्बल है तो उसको हड़प लेता था। अगर दत्तक कथा पढ़ाएं कि जिसका बेटा नहीं है उसका भी राज क्या कर लेता था, हड़प लेता था। अवैध घोषित करने के बहाने अंग्रेजों ने कई क्षेत्रों में शासकों को हटाकर उनकी रियासतों पर क्या कर लिया। तो इससे जनता तो जान रही थी कि आदमी तो बहुत एक नंबर का लुच्चा है, ये बोलेगा कुछ और करेगा कुछ, इसलिए इसके बात पर भरोसा नहीं करो। यही सब रीजन था कि पहले अंग्रेज जो इतना पाप कर दिया, इतना अत्याचार किया लोगों पर कि सवाल पैदा नहीं कि उस पर कोई विश्वास करे, इसलिए जो बोला लोग उसी पर विश्वास करते चले गए। जैसे ही अंग्रेजों का कब्जा हुआ, अंग्रेज ने अपने ढंग से शासन व्यवस्था चलानी शुरू कर दी, नए कानून लागू कर दिए, भूमि विवाद के निपटारे और भू राजस्व वसूली की व्यवस्था लागू कर दी। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्रवाइयों का बहुत गहरा असर हुआ। उनको लगा कि ये अंग्रेज
बताइए, हमारा राजा का बेटा नहीं था, राजपाट ले लिया, पहले बोला ठीक से रहेंगे, अब इतना नियम कानून लगा दिया, पुराने राजा से भी हालत हमारा क्या कर दिया, खराब कर दिया। इसलिए उसके बात पर कोई भरोसा नहीं किया और आम जनता के बात पर सारे लोगों ने क्या किया, भरोसा। लोगों को लगता था कि अब तक जिन चीज़ों की कदर करते थे, पवित्र मानते थे, चाहे वो रजवाड़े हो, चाहे धार्मिक रीति रिवाज हो, इन सभी को खत्म करके अंग्रेज एक दमनकारी नीति क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। यानी अंग्रेज हमारे धर्म को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं, है ना। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अवध में विद्रोह। आइए, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर क्या होगा, गिरेगा। 5 साल के बाद 1851 में ये बात बोला था कि ये फूल है, एक दिन अपने आप हमारा मुंह में क्या होगा, गिर जाएगा, यानी ये राज हम ले लेंगे। 5 साल के बाद 1856 में इस रियासत को ब्रिटिश शासन का अंग क्या कर दिया गया, मैंने उस पर कब्जा कर दिया। अवध रियासत पर कब्जे का सिलसिला लंबा चला। 1801 में अवध में सहायक संधि थोपी गई। सहायक संधि क्या होता है, अब जान जाइए। सहायक संधि होता, अंग्रेज जो है ना, देखता था कोई राजा अगर कमजोर है या यहाँ पर हमको ज़्यादा लाभ है, तो अंग्रेज तुरंत कहता था ये सहायक संधि करो हमसे। सहायक संधि का मतलब क्या, तुम्हारा राजा, तुम ही राजा रहोगे, लेकिन नियम कानून हमारा भी तुमको चलाना पड़ेगा, हम आएंगे जाएंगे, खर्चा तुमको उठाना पड़ेगा, हमारा आदमी तुम्हारा राज दरबार में भी रहेगा, ये सारा तुमको करना पड़ेगा, हम व्यापार करेंगे, तुम विरोध नहीं करोगे, और नए सहायक संधि करोगे तो आओ लड़ो, और नहीं लड़ोगे तो हम तरफ चढ़ जाएंगे, सीधा बात है। तो बेचारा जो कमज़ोर होता था, लगता था हम अंग्रेज से हार जाएंगे, कहता था ठीक है माए बाप हम जिंदा तो रहेंगे, और अपना मान लेता था, वही होता था सहायक संधि। इस संधि में शर्त क्या थी, देखो कि नवाब जो है वो अपनी सेना क्या कर दे, खत्म कर दे, और अंग्रेजों की सेना की क्या होगी, तैनाती होगी, और दरबार में मौजूद जो ब्रिटिश रेजिडेंट है उसी की सलाह पर तुमको क्या करना है, काम करना है, अपने मन से करना, खाली तुम नाम के राजा रहोगे, बस तुम राजा हो इसलिए तुमको छोड़ रहे हैं, बाकी राजपाट सब मेरे अंडर में रहेगा। यही है सहायक संधि। रेजिडेंट गवर्नर, हाँ, रेजिडेंट किसको कहा जाता है, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता है। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों को प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। आगे देखिएगा, जब नवाब अपनी सैनिक ताकत से वंचित हुआ तो उसके बाद नवाब रियायत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजों पर क्या हो गया, सहायक संधि मान लिया। धीरे धीरे उसका सेना क्या हो गया, खत्म हो गया। अब विद्रोही मुखिया तालुकदार भी नवाब के नियंत्रण में नहीं रहे। जब राजा के पास कोई पावरे नहीं तो कोई उसका बात सुनेगा, उसके अंडर में अब कोई नहीं रहा। देखिए सहायक संधि पर चर्चा हो गई है। सहायक संधि की शुरुआत कब हुई, 1798। किसके द्वारा शुरू की, लॉर्ड वेलेस्ली। और इसमें अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले को कुछ शर्तें क्या करनी पड़ती थी, माननी पड़ती थी। इसी संधि का नाम क्या है, सहायक संधि। अंग्रेज अपने सहयोगी को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से क्या करेंगे, शर्त ये रहता था, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी क्या रहेगी, तैनात रहेगी, कि मेरा भी सेना वहाँ रहेगा। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था, यानी खर्चा भी किसको देना है, राजा को। सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेज की अनुमति के बिना किसी युद्ध में तुम शामिल हो सकोगे। यानी सारा हाथ पैर उसका काट दिया, चुपचाप खाली क्या करो, बैठल रहो। अंग्रेजों को अवध में दिलचस्पी क्यों थी, आखिर अंग्रेजों ने अवध को क्यों लूटना सोचा, अंग्रेज क्यों उसको कब्जा करने के लिए सोचा। तो देखिए अवध का जो जमीन था वो नील और कपास की खेती के लिए बहुत अच्छा था, और उस जमाने में नील की खेती बहुत होती थी, कपड़ा उपड़ा में डालता था, अंग्रेज पहनता था। तो बोला ये ज़मीन अच्छा है, इसको कब्जा कर लेंगे तो अपने हिसाब से नील की खेती करवाएंगे। और नील की खेती जमीन ये जो किसान थे वो करना नहीं चाहते थे, काहे साल में एक ही बार होता था और दूसरा कोई फसल नहीं होता था, तो नील से तो उसका घर चलेगा नहीं, पेट भरेगा नहीं, इसलिए करना नहीं चाहता था। लेकिन अंग्रेज उसका व्यापार करना चाहता था, इसलिए ज़बरदस्ती क्या करता था, करवाता था। और इसलिए अवध पर वो लूटने के लिए सोचा, अवध को कब्जा के लिए सोचा। इस इलाके में उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था। उसको लगा कि ये बहुत बड़ा बाजार बन सकता है। 1850 के दशक के शुरुआत से अंग्रेज देश के ज़्यादातर बड़े हिस्सों को जीत चुके थे। मराठा भूमि का दबाव कर्नाटक, पंजाब, बंगाल सब जगह अंग्रेजों की झोली में आ गए थे। अवध के अधिग्रहण के साथ ही विस्तार की नीति मुकम्मल हो जाने वाली थी। उसको लगा इतना क्षेत्र जीत लिए, अगर अवध भी जीत लेंगे पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, और हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे।
लाट डलहौजी द्वारा किए गए अवध में अधिग्रहण, तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, क्योंकि लाट डलहौजी ने फिर धीरे धीरे पूरा अवध को क्या किया, कब्जा कर लिया। सबसे अधिक गुस्सा अवध में ही देखा गया था। अवध को उत्तर भारत की शान कहा जाता था। अंग्रेजों ने यहाँ नवाब वाजिद अली शाह को यह कहकर गद्दी से हटा दिया और कलकत्ता भेजा कि वो अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे। अंग्रेजों ने यह भी कहा कि वाजिद अली शाह की कोई लोकप्रियता नहीं थी, इसलिए ये राजा के लायक नहीं है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। पहले किया सहायक संधि, शर्तें रखवाया और बाद में उसी राजा को क्या किया, हटा दिया और जनता के पास बहाना कर दिया कि नहीं वो अच्छा शासन नहीं कर रहा था। मगर सच यह था कि लोग उसे दिल से चाहते थे, नवाब को बड़ी दिल से चाहते थे। जब वो अपने प्यार लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग रोते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए, है ना। अवध के नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख अपमान को उस समय बहुत सारे प्रेक्षकों ने क्या किया, दर्ज किया। जनता के मन में बड़ी गुस्सा था कि अंग्रेज ने बड़ी गलत किया, हमारे इतने बढ़िया राजा को क्या किया, भगा दिया, हटा दिया। एक ने तो यह भी लिखा, कुछ लोगों ने लिखा कि अब लगता है हमारे शरीर से जान जा चुकी है, राजे नहीं रहा, राजा ही तो जान है, अब तो खाली शरीर है और राजा क्या है, जान है। शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क कोई बाजार घर ऐसा नहीं था जहां से जाने ए आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर ना गूंज रहा हो। यानी जिस घर की आवाज़ सुनिएगा हर घर रो रहा था इस नवाब के जाने से। लेकिन अंग्रेज तो अपना चाल चल रहा था। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकार, कवियों, कारीगर, बावर्चियों, सरकारी कर्मचारियों, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी क्या हो गई, चली गई। क्योंकि जो नवाब होते थे भारतीय संस्कृति को मानने वाले होते थे। वो कविता सुनते थे, खाना अलग अलग प्रकार का बनवाते थे, कारीगरी कुछ करवाते थे, है ना। बहुत सारे लोगों का रोजगार चलता था। लेकिन अंग्रेज ने सबको क्या किया, हटा दिया, है ना। तो इस तरह से हम लोग 2 पाठ पढ़ लिए, 1-2 पाठ और है, पढ़ेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा।